आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसके साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। इस चरण में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। चुनाव के इस चरण में कुल 16 करोड़ मतदाताओं के लिए 1,67,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इससे पहले फर्स्ट फेज में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। 1 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को मतगणना के बाद आएंगे। तो लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी और अंग्रेजी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। उन्होंने आगे लिखा कि युवा वोटर्स के साथ देश की नारी शक्ति से मेरा विशेष आग्रह है कि वो वोट डालने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आए। आपका वोट आपकी आवाज है। तो अक्सर कहा जाता है कि अर्बन वोटर्स अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन ग्रेटर नोएडा में नजारा अलग ही दिखाई दिया। सुबह के वक्त ही पोलिंग बूथ पर 200 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी नजर आई। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद की एक खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल के पोलिंग बूथ पर हैं हम लोग, और यहाँ पर आप देखिए कैसे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अंदर रूम्स में जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर जाने के लिए रास्ते कम हैं, और जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो आप देखिए यहाँ से लंबी लाइन आप देखिए लगी हुई है। और अभी सुबह का वक्त है, इस वक्त 7:30 हो रहे हैं और इस वजह से लोग छांव और धूप के बीच में खड़े हैं, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। तेज धूप होने के बाद इसमें तमाम बच्चे और बूढ़े भी खड़े हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप देखिए कम से कम 200 मीटर की ये पूरी लाइन लगी हुई है और ये लोग काफी टाइम से यहाँ वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब से वेट कर रहे हैं? कहाँ रहते हैं आप? बस यहीं रहते हैं, 16वें एवेन्यू में रहते हैं। 10 पड़ोस में ही रहते हैं, बगल। आपका क्या नाम है सर? सागर कुमार सिंह। सागर जी, कहाँ से आए? 16 एवेन्यू से। यही इसी में इतनी लंबी लाइन क्यों लग रही है? इधर की तो लाइन ही गायब हो गई। इधर वो भाग दूसरा नहीं है, 34 है आई थिंक, वो दूसरी वाली है 35 आई थिंक। अच्छा। उधर अंदर लगी हुई है लाइन। अच्छा, तो सुबह सुबह निकल करके वोट डाल के वापस जाने के इरादे से आए हैं? हाँ जी सर, बाद में धूप हो जाएगी। बिल्कुल धूप हो जाएगी, तो ये परेशानी वोटर्स को होनी तय है। आप देखिए कितनी लंबी लाइन है। वहाँ सोसाइटी के गेट तक मुझे लग रहा है ये पूरी इतनी लंबी लाइन है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स के लोग हैं उनका ये एक तरीका होता है कि सुबह के वक्त एक साथ ही बाहर निकलते हैं और एक साथ ही वोट डालने निकलते हैं, और उसी का नतीजा ये होता है कि इतनी लंबी लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब इससे आगे मैं भी नहीं जाऊंगा, काफी लंबी लाइन यहाँ से तो देखने को लग रही है। और ये स्थिति है इस वक्त। नोएडा के लोग वोट डालने बाहर निकल चुके हैं। ये वही अर्बन वोटर्स हैं जिनको यूजुअली कहा जाता है कि इनका वोटिंग परसेंटेज कम होता है, लेकिन आज यहाँ पर सुबह सुबह माहौल कुछ अलग देखने को मिल रहा है। हाई राइज के वोटर्स बाहर वोट डालने निकले हैं और लाइनें लग चुकी हैं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मतदान किया। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मैदान में हैं। अपनी अदारी के लिए फेमस अभिनेता प्रकाश राज भी वोट देने के लिए पहुंचे। उन्होंने बेंगलुरु में मतदान किया और युवाओं से भी आगे आने की अपील की। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दूल्हा शादी के मंडप से सीधा मतदान केंद्र पहुंचा। उसने सबसे पहले मतदान किया और फिर शादी की बाकी रस्मों को निभाया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दूसरे चरण के मतदान में आज काफी उत्साह देखा जा रहा है। पहले चरण के मुकाबले आज लोगों की संख्या सुबह से ही ज्यादा है। लंबी लंबी कतारों में लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। आपके सामने ये तस्वीर इस दूल्हे की जो सीधा शादी के मंडप से पहले मतदान करने के लिए पहुंचा है।
तो इस देश के निर्माण में साधु संतों की भी अहम भूमिका रही है। वृंदावन में बड़ी संख्या में साधु संत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। वो लोकतंत्र के इस पर्व को किसी बड़े आयोजन से कम नहीं समझते। सबसे बड़ा त्योहार जो लोकतंत्र का माना जाता है वो वोटिंग माना जाता है, और इसमें साधु संत भी अपने सबसे बड़े कर्तव्य को निभाने के लिए सुबह से ही लगातार यहाँ पे वृंदावन के इस पोलिंग स्टेशन पे और इसी तरह के कई और पोलिंग स्टेशन पे आपको दिखाई देंगे। हाथों में वोटर आईडी कार्ड की पर्ची है और एक कर्तव्य निष्ठा भी है कि सबसे पहले जलपान के पहले मतदान। क्या नाम है आपका और सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं इसको आप लोग? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा कर्तव्य है, वोट देना अपना अधिकार है, इसलिए वोट देना चाहिए। अहम मुद्दे क्या हैं आप लोगों के लिए अब जब मतदान करने जा रहे हैं तो? हाँ जी, राधे राधे। मनुष्य विवेक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। उनको अपने में इतना विवेक है कि देश अच्छी तरह से कौन चला सकता है और कौन नहीं चला सकता है। तो जो पार्टी देश की उन्नति करती है उसको वोट देना चाहिए। और उन्नति में मुख्य कार्य है जैसे अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, सड़क है और रोजगार है, ये मुख्य मुद्दे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पूजा पाठ करके आए हैं, तो क्या ये जो मतदान की प्रक्रिया है इसको भी पूजा पाठ ही मान रहे हैं साथ साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या है, राष्ट्र निर्माण होता है इससे। इसलिए वोट तो सभी को ही देना चाहिए, विवेक पूर्वक देना चाहिए, जैसे महाराज जी ने कहा, इसमें हमारा समर्थन है। ठीक है। तो अनोखी तस्वीर है इस वक्त वृंदावन से, जहां पे आपको बड़ी संख्या में लोग दिखाई देंगे। एक और देखिए साथ में जो तमाम साधु संत हैं अलग अलग आश्रमों से वृंदावन में, वो आपको इसी तरह से अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे खड़े दिखाई देंगे, मतदान डालने आ रहे हैं। दो तीन मुख्य बातें बता रहे हैं कि मतदान जो है सबसे बड़ा कर्तव्य है, पूजा पाठ की तरह ही है, अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है और राष्ट्र निर्माण के लिए विकास के कार्यों के मुद्दे पे ही वो मतदान डालने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और प्रजातंत्र की ये अनोखी तस्वीर वृंदावन से। वीडियो सहयोगी कृष्ण कुमार के साथ महमद भारद्वाज, मथुरा। बेंगलुरु में बिजनेसमैन नारायण मूर्ति अपनी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के साथ मतदान के लिए पहुंचे। सुबह सुबह की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब नारायण मूर्ति मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचे तो सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते नजर आए और साथ ही उनकी पत्नी सुधा मूर्ति भी उनके साथ थी। दोनों ने अपने मत का प्रयोग किया और मताधिकार का प्रयोग किया और सांसद सुधा मूर्ति ने भी यहां पर वोट डाला। दूसरे चरण के लिए आज मतदान जारी है। सुबह से ही लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पे नजर आ रही है और ये सुबह की तस्वीर जब सांसद सुधा मूर्ति वोट डालने के लिए पहुंची। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से मैदान में हैं। आज इस सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतदान किए जाने के लिए और मतदान के जाने से पहले वैभव गहलोत ने अपने पिता अशोक गहलोत के साथ घर पर पूजा की। तो वैभव गहलोत ने पिता के साथ मतदान से पहले अपने घर पर पूजा की। दोनों बाप बेटे ने एक साथ पूजा की और परिवार के भी सभी लोग इस पूजा में शामिल थे। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ बेंगलुरु में वोट डालने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बाकी लोगों से अपने घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। नामी गिरामी क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बेंगलुरु में अपने घर से निकलकर सुबह वोट डालने के लिए आए और जब बाहर आए तो उन्होंने सभी से अपील की कि आज वोट करने के लिए अपने घरों से जरूर निकलें। तस्वीरें आपके सामने। 13 राज्य के 88 सीटों पे आज मतदान है और राहुल द्रविड़ खुद आज सुबह सुबह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर। तो दूसरे चरण के तहत लोकसभा की 88 सीटों पर मतदान जारी है। दूसरे चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम, 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। दूसरे चरण में वायनाड सीट पर राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था। अमेठी में राहुल को बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था और वायनाड से जीत मिली थी। तो वायनाड से राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने के सुरेंद्रन को उतारा है, जो सबरीमला आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम सीट पर 3 बार से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सामने
बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा कोटा से बीजेपी ने ओम बिरला को उतारा है, जो पिछले 2 बार से कोटा से जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से 2 बार बीजेपी विधायक रहे प्रहलाद गुंजल ओम बिरला को टक्कर दे रहे हैं। तो इसके अलावा बीजेपी ने जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा है। वे पिछले 2 बार से जीतते आ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से करण सिंह उचियारडा मैदान में हैं। वहीं राजस्थान में बाड़मेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने उमेद राम बेनीवाल को उतारा है। वहीं इस सीट पर तीसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरे चरण में टीवी के राम की भी चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है। बीजेपी ने मेरठ सीट से अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। वहीं रामजी को सपा की ओर से सुनीता वर्मा टक्कर दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो काफी हॉट सीट बनी हुई है। मथुरा से 2 बार की सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो हेमा मालिनी को टक्कर देने के लिए बीएसपी ने सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा है, जिन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद संतोष पांडे चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें तो पूर्णिया सीट पर कड़ा मुकाबला देखने के तो मिल रहा है। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में है, जिन्हें टक्कर देने के लिए जेडीयू ने 2 बार से जीत रहे सांसद संतोष कुमार कुशवाहा पर दांव लगाया है। और वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक की मांड्या सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से वेंकटरमणे गौड़ा जो हैं वो खड़े हैं। इसके अलावा कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर पर मुकाबला जो है वो काफी टक्कर का है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे चुनावी मैदान में कांग्रेस के एमवी राजीव गौड़ा को टक्कर दे रही हैं। तो गाजियाबाद में मतदान केंद्र पहुंचे हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। गाजियाबाद में क्या मतदान का हाल है, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में से गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर भी चुनाव हो रहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले कई सारे वोटर यहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। तैयारियां अभी चल ही रही हैं। बहुत जल्दी पहुंच गए, क्या मकसद है, जोश ज्यादा इस बार? इस बार तो वोट देना जरूरी है, हर आदमी को प्रत्येक कर्तव्य है। वोट देना हमारे देश के लिए एक गर्व का समान है। वोट देना जरूरी है और अर्ली वोट देना जरूरी है। आप भी लगता है कि पूरी तैयारी के साथ वोट देने सबसे पहले पहुंच गए? हाँ, वोट देने पहले आए हैं, कुछ कार्य भी है और जोश भी है, और पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। ये जो तमाम एज ग्रुप है, कई सारे यहाँ पर युवाओं का भी है और अंदर जो तमाम पुलिस की व्यवस्था है और साथ ही साथ जो चुनाव अधिकारी हैं, मतदान अधिकारी हैं, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। वॉक पोलिंग और भी तमाम जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रजातंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है, उसके लिए न सिर्फ मतदाता बल्कि अधिकारी और पूरी तरीके से जो चुनाव आयोग है वो भी तैयार है। और इसीलिए शहरी इलाकों में, खासतौर पर गाजियाबाद का एक बड़ा इलाका शहरी इलाका है, वहां पर भी इस समय उत्साह देखा जा रहा है कि लोग निकल करके पोलिंग के समय से पहले ही आकर कतारों में खड़े हो गए हैं और कोशिश है कि पहला वोट उन्हीं का डले। तो ये जश्न है, आप भी मनाइए, आप भी घर से निकलिए और वोट जरूर डालिए। कैमरामैन जगन्नाथ मोहंती के साथ कुमार कुणाल, गाजियाबाद। लोकतंत्र के पर्व में शामिल होना हम सबका अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। बेंगलुरु में एक 100 साल की बुजुर्ग महिला अपने मताधिकार के लिए मतदान करने पहुंची। व्हील चेयर पे बैठ के ये बुजुर्ग महिला पोलिंग बूथ पहुंची थी। आज सुबह से ही मतदान की अनोखी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उनमें से एक तस्वीर ये जब 100 साल की ये बुजुर्ग महिला मतदान करने के लिए पहुंची। इससे पहले हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से एक दूल्हा सुबह सुबह अपनी शादी करने से पहले मतदान केंद्र पहुंचा। उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया और उसके बाद शादी की रस्मों के लिए वो वापस मंडप में पहुंचा। लेकिन साथ ही ये तस्वीर जो सुबह सामने आई वो बेहद मनमोहक है। ये बुजुर्ग महिला 100 साल की है, लेकिन इन्होंने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्होंने मतदान किया।
पुरी में भी सुदर्शन पटनायक ने समंदर किनारे लोकतंत्र के उत्सव पर एक बेहद ही खूबसूरत सैंड से जो है वो आर्ट बनाई है। इसमें ईवीएम और वोट की ताकत को दर्शाया गया है। मेरा वोट मेरा अधिकार बताते हुए सुदर्शन पटनायक ने लोगों को बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंचने की अपील की है। तो बेहद खास तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ये बेहद खूबसूरत जो है सैंड की मदद से ये तैयार किया है और इससे लोगों से अपील की है कि वो जाएं और अपने मत का जो है वो मताधिकार केंद्र जो है वो जाएं और उसको। तो समंदर किनारे लोकतंत्र का उत्सव मनाते हुए बेहद ही खूबसूरत तस्वीर माय वोट माय ड्यूटी का स्लोगन इस पर लिखा हुआ है और इसी तरह से ये लोगों को जागरूक करने की भी पहल है कि आज के दिन लोग जो हैं मतदान केंद्र जाएं और अपने मूल्यवान वोट जो है उसे दें। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो उंगली पर स्याही लगी हुई ये पिक्चर रेत पर उकेरी गई है। ये इस बात का सबूत है कि आप आज के दिन मताधिकार अपना जो है वो वोट दें और मताधिकार केंद्र जाएं और अपने मूल्यवान वोट दें। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। अब आपको 13 राज्यों की 13 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोकतंत्र के महापर्व का लोगों में कितना जोश है। जिन राज्यों में आज वोटिंग हो रही है उसमें केरल शामिल है, जहां सभी 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं कर्नाटक में 14 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। राजस्थान में 13 पर आज वोटिंग का दिन है। उधर यूपी और महाराष्ट्र में 8-8 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा असम और बिहार की 5-5 सीटों पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं, जबकि त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि सभी बूथों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। तो व्यवस्थाएं जो हैं वो भी दुरुस्त की गई हैं। वोटर्स के लिए पीने के पानी, पंखे सहित सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वो बाहर आएं और भारी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र के उत्सव के बाद अब बात सेना के शौर्य की करते हैं। इन दिनों भारतीय सेना उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में जुटी है। 2 हफ्ते तक चलने वाले डस्क्लिक युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवानों को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिल रहा है। इस दौरान पहाड़ी और शहरी इलाकों में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का अभ्यास किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान में हिंद के जवानों का शौर्य। डस्क्लिक युद्धाभ्यास में 2 मुल्कों की दोस्ती का प्रमाण। उज्बेकिस्तान की जमीन इन दिनों भारतीय जवानों के युद्ध कौशल की गवाही दे रही है। 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के तरमेज में चल रहा डस्क्लिक युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। उज्बेक भाषा में डस्क्लिक का मतलब होता है दोस्ती। उज्बेकिस्तान में चल रहा ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के आपसी रिश्ते को नया आयाम देने का प्रयास है। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के जवान आतंक से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मन अगर खुले मैदान में चुनौती दे तो ये जवान उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आतंकी किसी शहरी इलाके में साजिश रचते हैं तो ये जवान ऐसी चुनौतियों से निपटने का भी हुनर सीख चुके हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से ये जवान चंद मिनटों में ही ऑपरेशन वाली जगह पहुंच सकते हैं। टारगेट के करीब पहुंचते ही ये मोर्चा संभाल लेते हैं और फिर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। डस्क्लिक युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट के 45 जवान और वायुसेना के 15 जवान शामिल हैं। उज्बेकिस्तान सेना के साउथ ऑपरेशन कमांड के 100 जवान भी अभ्यास का हिस्सा बने हैं। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों सेनाओं ने एक ज्वाइंट कमांड पोस्ट और इंटेलिजेंस सर्विलांस सेंटर बनाने का अभ्यास किया।
साथ ही लैंडिंग साइट की सुरक्षा और हेलीबर्ग ऑपरेशन को भी इसमें शामिल किया गया। संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आधुनिक उपकरणों और हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। अगर भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो ऐसे युद्धाभ्यास की बदौलत दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे सकेंगी। उज्बेकिस्तान के साथ बेहतर सैन्य तालमेल के लिए डस्क्लिक युद्धाभ्यास की शुरुआत 2019 में हुई थी। इस साल डस्क्लिक युद्धाभ्यास का ये 5वां संस्करण है। उज्बेकिस्तान में 28 अप्रैल तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का भी मौका मिल रहा है। ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को नई ऊंचाइयां देने के साथ साथ दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते मजबूत करने में भी मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत के इकलौते बाजार की, जहां सिर्फ महिला दुकानदार हैं। मणिपुर के अखरूल जिले का ये बाजार महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। आज चूंकि यहाँ मतदान भी हो रहा है तो लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए इन महिलाओं का जोश जबरदस्त दिखा। आम बाजारों सा दिखने वाला ये मार्केट बेहद खास है और इसकी यही खासियत इसे भारत का सबसे अनोखा बाजार बनाती है। मणिपुर के उखरूल जिले में इस बाजार को अवा मार्केट के नाम से जाना जाता है और यहाँ सिर्फ महिलाएं ही दुकान चलाती हैं, यानी सब्जी, फल फूल, अनाज, मसाले और खाने पीने के तरह तरह के आइटमों की दुकानों पर आपको महिला दुकानदार ही मिलेंगी। ये दुनिया का इकलौता बाजार है जिसे महिलाएं चलाती हैं। इस बाजार में लोग सामान खरीदने के साथ साथ घूमने भी आते हैं। पर्यटकों के लिए ये जगह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस बाजार में 123 महिलाएं दुकान चलाती हैं। आज उखरूल में मतदान हो रहा है तो यहाँ चुनावी सरगर्मी साफ देखी जा सकती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नागा पीपल्स फ्रंट के कचुई टिमोथी जिमिक और कांग्रेस के अल्फ्रेड के आर्थर आमने सामने हैं। यहाँ की महिलाओं में भी चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। मेरा वोट, मेरा राइट, मेरा चॉइस। So we have already decided to whom we should vote. We have chosen the right person. We understand the issue. We understand whom should we vote. मणिपुर का ये बाजार मिसाल है उन महिलाओं के लिए जो खुद के दम पर अपनी दुनिया बदलना चाहती हैं। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण भला और कहां देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के NICU में नवजात के साथ मां भी रह सकती है। ये देश का पहला अस्पताल है जहां इस तरह की सहूलियत है। अमूमन नवजात शिशु में अगर कोई बीमारी या दिक्कत होती है तो बच्चों को मां के बगैर नर्सरी में रखा जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तभी यहाँ दिल्ली के अलावा देश के बाकी राज्यों से भी लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए आ रहे हैं। किसी नवजात शिशु के लिए सबसे बड़ा सुकून है उसकी मां का आंचल। मां की ममता अपने बच्चे के लिए तकलीफ के समय में सही मायनों में दवा का काम करती है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब नवजात शिशुओं को मां से अलग नर्सरी में देखभाल के लिए रखा जाता है। पर सफदरगंज अस्पताल ने एक ऐसी नेक पहल की है जिसकी वजह से अब हर मां की चिंता दूर हो गई है। दरअसल सफदरगंज अस्पताल के NICU में नवजात के साथ रह सकती हैं उनकी मां। हमारे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इवन राजस्थान, इन सब स्टेट से बच्चे आते हैं। और अगर मैं आपके आंकड़े देखूं तो हमारे यहाँ 50% दिल्ली के अंदर से ही और करीब 50 के बार उससे भी ज्यादा प्रतिशत जो है वो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग स्टेट से आ रहे हैं क्योंकि वो इसलिए रेफर होते हैं। वो बच्चे कहीं और पैदा होते हैं, लेकिन अगर बच्चे बीमार होते हैं और उनको हायर केयर की जरूरत होती है तो वो दिल्ली रेफर हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ये देश का पहला अस्पताल है जहां आउटबॉर्न बेबीज को मां के साथ नर्सरी में रखा जाता है। आउटबॉर्न बेबीज वो होते हैं जो दूसरे अस्पताल में पैदा होते हैं। ऐसे ही शिशुओं को अब नर्सरी में भी मां का दुलार मिल सकेगा। लगता है अपने बच्चे के साथ रहना, उसको फील करना, और दूर रह के तो नहीं कर पाते इतना, और लगा रहता है कि कैसे केयर मिल रही होगी क्या नहीं। तो संतुष्ट है आप इस चीज से? बिल्कुल। बच्चा दोनों एक साथ है।
हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मदर भी इंटरेक्ट करती है बच्चे से, उससे अर्ली इंटरवेंशन होती है, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहती है न्यूरो डेवलपमेंटली। और फीडिंग के लिए हमें इजी रहता है कि हम मदर का फीड दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है अर्ली, मतलब उसके लिए बच्चे की डेवलपमेंटल के लिए। प्लस रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है अगर हम बच्चे को मदर का फीड देते हैं। तो मदर रहती है साथ में, उससे फीड भी मेंटेन रहता है। मदर भी कॉन्फिडेंट रहती है कि उनका बच्चा ठीक हो रहा है, या कोई भी उनको कंडीशन है वो एक्सप्लेन करना है, तो ईजी रहता है हमारे लिए। सफदरगंज अस्पताल में ये सुविधा 15 बेड के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई है। इसमें 24 घंटे मां अपने शिशु के साथ रह सकती है और इस दौरान शिशु के साथ साथ मां का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। मेडिकल चेकअप से लेकर 3 टाइम खाने तक की सुविधा दी जाती है। बच्चों के साथ माँ को भी वो सम्मान दिया जा रहा है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। 3 टाइम की अगर मील की बात करें तो हॉस्पिटल वो मील भी प्रोवाइड करता है, वो पूरी अटेंशन, वो पूरी केयर हर एक तरीके से यहाँ पे माँ और बच्चे दोनों को दी जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा MNICU है। यहाँ सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि हरियाणा, यूपी और बाकी राज्यों के बच्चे भी अपने इलाज के लिए आते हैं। 2024 मार्च में 116 नवजात शिशुओं को उनकी मां के साथ MNICU में भर्ती करवाया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ के डॉक्टरों का मानना है कि शिशुओं को मां के साथ रखने में करीब 22% रिकवरी रेट बढ़ा है और लगातार मोर्टेलिटी रेट में कमी आ रही है। इस नेक पहल में DGHS स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भी बड़ा रोल है, जिन्होंने हर कमी को दूर करने के लिए कोई समझौता नहीं किया। माई MS टोल्ड मी कि आप करिए, आपको जितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जितने सामान चाहिए सब मैं दूंगी। उनका ये प्रेरणा था कि आज हम 40 बेड की एक आउटबोर्ड नर्सरी बना लिए, वो भी केवल 2 महीने में। सफदरगंज अस्पताल की इस खूबसूरत पहल से उन माओं को खुशी लौट आई है जिनके बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नर्सरी में रखा जाता था और उस वक्त तक बच्चा मां से दूर रहता था। पर मां की इस मजबूरी को मुस्कान में बदलने का कारनामा सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टरों और वहां के प्रशासन ने कर दिखाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ रही होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।